बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है और मैं आपको इन मुहावरों के अर्थ भी साथ में बता रही हूँ। तो यहाँ पर मुहावरा आया है, छोटा मुंह बड़ी बात। यहाँ पर छोटा मुंह बड़ी बात कहने का मतलब है कि सामर्थ्य से अधिक बोलना। छोटा मुंह बड़ी बात अर्थात सामर्थ्य से अधिक बोलना। यहाँ पर जो लेखक प्रेमचंद हैं वह यह कह रहे हैं कि लेखक छोटे हैं अपने बड़े भाई साहब से, तो वह उनसे पूछ नहीं सकते थे कि ये सब आप क्यों लिख रहे हैं, इन सब के लिखने का क्या कारण है, इन सब को लिखने का क्या अर्थ निकल रहा है, आप ये सब रचनाएं क्यों कर रहे हैं, आप ये सब चित्रकारी क्यों कर रहे हैं। तो यह सब पूछना उनके लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी, अर्थात छोटे रहते हुए अपने बड़े भाई साहब से ऐसा पूछना उनके लिए अनुचित था, अपनी सामर्थ्य से अधिक था। पेज नंबर 56, फर्स्ट पैराग्राफ। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। जो लेखक थे वह बहुत मस्त मौला थे, वह पढ़ना नहीं चाहते थे। उनका जो जी था, उनका जो मन था, वह पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। पहाड़ था अर्थात मुश्किल था। 1 घंटा भी वह किताबें लेकर बैठ नहीं पाते थे, उन्हें बड़ी बेचैनी सी होने लग जाती थी। मौका पाते ही, मौका अर्थात अवसर पाते ही, मौका पाते ही वह हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते और कभी कंकरियां उछालते, छोटे छोटे पत्थर उछालते, कभी कागज की तितलियां उड़ाते। और कहीं कोई साथी मिल गया तो बस पूछना ही क्या, तो बस उनकी मौज मस्ती शुरू हो जाती। वह सब कुछ भूल जाते कि वह कहाँ से आए हैं, पढ़ाई छोड़कर आए हैं या बड़े भाई साहब को बिना कहे आ गए हैं, यह सब वो बिल्कुल भूल जाते। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं तो कभी फाटक पर सवार होकर, फाटक अर्थात लोहे का गेट, अर्थात गेट पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी जो चीजें थी वह लेखक किया करते थे और खुशी का, अपनी प्रसन्नता का अनुभव किया करते थे उसमें। लेकिन जब वह वापस लौटते तो कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप, रुद्र अर्थात कठोर, उनका वह कठोर रूप देखकर उनके प्राण सूख जाते अर्थात अत्यधिक घबरा जाते। उनका वह कठोर रूप देखकर, गुस्से वाला रूप देखकर वह एकदम से डर जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। लेखक के जो बड़े भाई साहब थे वह कुछ नहीं पूछते थे, सिर्फ एक ही चीज पूछते थे, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, वही तेज चिल्ला के हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब, इसका उत्तर मेरे पास होता था। मेरे पास केवल मौन था। जो लेखक थे उन्हें यह पूरी समझ थी कि मुझे अपने बड़े भाई साहब को कोई भी जवाब नहीं देना है, उनसे किसी भी प्रकार से ऊंची आवाज में नहीं बोलना है और मुझे उनके सम्मान में केवल चुप ही होना है। तो लेखक जो थे वह बहुत समझदार थे और वह अपने बड़े भाई साहब की डांट को सुनकर भी केवल मौन को धारण कर लेते थे। मौन अर्थात चुप हो जाते थे। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था, मेरी जो चुप्पी थी, मेरा जो शांत रहना था, वह कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। जो मुझसे गलती हो गई है, जो मैं बाहर खेलने चला गया था, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह, प्रेम और रोष, क्रोध से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। वह कुछ भी नहीं कहते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो डांट कर मुझे छोड़ दिया करते थे। इस तरह और फिर जब उनको बहुत गुस्सा आता था यह सब देखने के बाद, तो वह चिल्लाना शुरू करते थे और बोलते थे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ अर्थात अक्षर, एक अक्षर भी तुम्हें नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी।
ऐरा गैरा नत्थु खैरा, अर्थात महत्वहीन व्यक्ति। अर्थात कोई भी व्यक्ति रहा चलता, कोई भी व्यक्ति महत्वहीन व्यक्ति अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। अगर ऐसा होता तो आज कोई भी महत्वहीन व्यक्ति, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा व्यक्ति अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। आगे वह कहते थे डांटते हुए कि यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून चलाना पड़ता है। रात दिन आंखें फोड़ना अर्थात परिश्रम करना, खून जलाना भी मेहनत करना। तो यहाँ पर अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये अंग्रेजी की विद्या आती है, अंग्रेजी का ज्ञान होता है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंगा हो। घोंगा अर्थात मूर्ख। तुम कितने मूर्ख हो, तुम यह भी नहीं समझते कि मुझे देखकर भी तुम सबक नहीं लेते, मुझे देखकर भी तुम सीखते नहीं हो कि मैं एक क्लास को 2 बार पढ़ रहा हूं। मैं एक क्लास को 2 बार तब पढ़ रहा हूं जब मैं सारे दिन पढ़ता रहता हूं, सारे दिन परिश्रम करता हूं, और तुम मुझे देखकर भी ये नहीं सीख रहे। मैं कितनी मेहनत करता हूं। मेहनत अर्थात परिश्रम। मैं कितना परिश्रम करता हूं, यह तुम अपनी आंखों से रोजाना प्रतिदिन मुझे देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। इतने मेले तमाशे होते हैं, दुनिया भर के मेले लगते रहते हैं, दुनिया भर के कार्यक्रम होते रहते हैं। तुमने क्या मुझे कभी जाते हुए देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता, लेकिन मजाल क्या कि मैं मेले तमाशे में चला जाऊं, मैं क्रिकेट और हॉकी देखने के लिए चला जाऊं। हमेशा पढ़ता रहता हूं। मुझे मालूम है कि पढ़ाई का कितना महत्व है, तो मैं इन सभी फालतू की जो चीजें हैं उनमें अपना समय व्यर्थ नहीं करता। मैं सारे दिन पढ़ता ही रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ, परिश्रम करता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में, एक एक क्लास में, एक एक कक्षा में मुझे 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर अर्थात समय बिताकर पास हो जाओगे। तुम ये जो खेलते कूदते रहते हो, उधर उधर घूमते रहते हो, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम इस तरीके से अपने समय को व्यर्थ में गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। यदि तुम्हारा यूं ही कार्यक्रम चला कि तुम प्रतिदिन निकल कर खेलने चले जाते हो, तुम्हें समय का कोई ध्यान नहीं रहता, तो तुम 2-3 साल में भी पास होने वाले नहीं हो, तुम्हें मुझसे भी अधिक समय लगेगा। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए तुम यहाँ पर क्यों बर्बाद करते हो? यहाँ पर जो लेखक हैं वह अपने गांव से हॉस्टल में पढ़ने आए हुए हैं। तो बड़े भाई साहब उनकी जब इन प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, उनकी गतिविधियों को देखते हैं कि लेखक प्रतिदिन खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वह ये कह रहे हैं कि तुम व्यर्थ में अपने दादा की कमाई क्यों खराब कर रहे हो? अगर तुम्हें इसी तरीके से खेलना है तो तुम वापस अपने घर चले जाओ, वहां पर आराम से गुल्ली डंडा खेलो, तुम्हें वहां कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा, वहां पर मैं भी नहीं होऊंगा जो तुम्हें प्रतिदिन डांटा करूंगा। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लताड़ अर्थात डांट। मैं अपने बड़े भाई साहब की यह डांट सुनकर, यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, तेज तेज रोने लगता। जवाब ही क्या था, उत्तर ही क्या था मेरे पास? क्योंकि गलती तो मैं कर ही रहा था, खेल तो मैं रहा ही था, मैं पढ़ भी नहीं रहा था। अपराध तो मैंने किया है, गलती तो मुझसे हुई है,
लताड़ कौन सहे, लेकिन डांट कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण अर्थात कुशल थे। भाई साहब जो थे, जब वे एक बार बोलना शुरू करते थे, बोलना आरंभ करते थे, तो बोलते ही जाते थे, वो उपदेश देते ही जाते थे। वे उपदेश देने की कला में माहिर थे, कुशल थे, चतुर थे, निपुण थे और ऐसी ऐसी लगती बातें कहते। लगती बातें अर्थात चुभती बातें, ऐसी ऐसी लगती चुभती हुई बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते, ऐसे ऐसे चुभती हुई बाण चलाते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना अर्थात बहुत दुखी होना। जब लेखक अपने बड़े भाई साहब की सूखती बाणों को सुनते, चुभती हुई बातों को सुनते, लगती हुई बातों को सुनते, तो उनके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, वह बहुत दुखी हो जाते थे और उनकी हिम्मत टूट जाती थी, वह हार जाते थे, उनका साहस टूट जाता था कि बस अब उनसे नहीं हो सकता। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता कि क्यों ना मैं घर ही चला जाऊं, क्यों रुका हुआ हूं मैं यहाँ पर, क्या अपने बड़े भाई साहब की डांट खाने के लिए। तो एक क्षण के लिए मेरे मन में आता कि मैं अपने घर लौट जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, जो काम मेरे वश में ही नहीं है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना स्वीकार था, मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। निराशा के बादल फटना अर्थात दुख का समय बीत जाना। जब मैं अपने बड़े भाई साहब की डांट सुनता, थोड़ी देर दुखी होता, रोता, उसके बाद मेरे जो निराशा के बादल थे, जो मैं कुछ समय दुखी हो जाता था, वह समय निकल जाता था और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा और मैं ये सोचता कि मैं अब ध्यान से पढ़ाई करूंगा। और इस तरह जब लेखक परेशान हो जाते थे, लेखक सोचते थे कि नहीं, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वह क्या करते, चटपट तुरंत एक टाइम टेबल बना डालते। चटपट अर्थात तुरंत, शीघ्रता से एक टाइम टेबल बना डालते, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम अर्थात योजना, कोई स्कीम तैयार किए कैसे काम शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती, खेल कूद का नशा बिल्कुल उड़ जाता। प्रातः काल, वह जो टाइम टेबल बनाते थे, वह जो योजना बनाते थे, वह क्या थी कि प्रातः काल सुबह 6 बजे उठना। 6 बजे वह उठते थे, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर वह पढ़ने बैठ जाते थे। 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ते थे, 8 से 9 तक हिसाब पढ़ते थे, 8 से 9 तक वह गणित पढ़ते थे, 9 से 9:30 तक इतिहास हिस्ट्री पढ़ते थे, फिर भोजन और फिर स्कूल जाते थे। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा वह आराम करते थे। 4 से 5 तक भूगोल ज्योग्राफी पढ़ते थे, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय अनेक सब्जेक्ट्स, फिर विश्राम, फिर आराम करते थे। यह उनका टाइम टेबल होता था। लेकिन उस टाइम टेबल में लेखक यह भूल जाते थे कि उन्होंने खेलकूद को तो इसमें स्थान ही नहीं दिया, तो यह कैसे चल सकता था। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। अमल करना अर्थात पालन करना, उसे मानना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना अर्थात तिरस्कार, उसका तिरस्कार शुरू हो जाता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती
और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता, और इन सब मामलों में, इन सब जगहों पे मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की भी याद ना रहती। और भाई साहब को नसीहत अर्थात सलाह, और भाई साहब को सलाह और फजीहत, फजीहत अर्थात अपमान, अपमान करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। जैसे ही वे मुझे देखते तो मेरे प्राण सूख जाते, मुझे डर लग जाता कि अब बड़े भाई साहब मुझे डांटेंगे। हमेशा सिर पर एक नंगी सी तलवार लटकती रहती। सिर पर नंगी सी तलवार लटकने से मतलब है भय बना रहना, हमेशा डरना। और हमेशा एक सिर पर तलवार लटक जाती, मैं हमेशा डरा रहता कि अब मुझे भाई साहब डांटेंगे। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। यहाँ पर जो लेखक है प्रेमचंद, वह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य मौत, मृत्यु और विपत्ति, डर के समय में भी मोह और माया के बंधन में फंसा होता है, वैसे ही जो लेखक हैं वह बड़े भाई साहब की डांट, अपमान, तिरस्कार खाकर भी अपने खेल कूद का तिरस्कार अर्थात उपेक्षा नहीं कर पाते थे। वह बड़े भाई साहब की डांट, फटकार, उपदेश को देखते हुए भी हमेशा खेलने के लिए निकल जाते थे। वह सोचते थे कोई बात नहीं, बड़े भाई साहब अगर मुझे डांट रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं खेलने तो जाऊंगा ही।